हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लेरी के लर्निंग ऐप में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के 5वें अध्याय अर्थात नागरिक शास्त्र के 5वें अध्याय को प्रारंभ करने वाले हैं, जो नागरिक शास्त्र का अंतिम अध्याय होगा। और 5वां अध्याय हमारा क्या है? वो है डेमोक्रेटिक राइट्स, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। डेमोक्रेटिक राइट्स या लोकतांत्रिक अधिकार। तो अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें जानेंगे कि अधिकार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अधिकार क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब किसी सरकार के द्वारा या किसी देश के संविधान के द्वारा वहां के नागरिकों को जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है उन्हें प्रदान किया जाता है, तो वह व्यक्ति का अधिकार कहलाता है। जैसे अगर आप देखें तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। और मौलिक अधिकार जो होता है वह व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। साथ में इसके पीछे कानून का भी हाथ होता है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लंघन करने पर आपको दंड का प्रावधान किया गया है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों के खिलाफ प्राप्त हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो कुछ चीजें अभी हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले आइए शुरुआत करते हैं अधिकार के बारे में। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार, पहली हेडिंग आपकी है लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र शब्द आते ही आप तुरंत समझ जाते होंगे कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन। ठीक है, अब उसमें अधिकार, तो जनता के शासन में ही लोगों को अधिकार मिलता है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकार क्या है। अधिकार क्या है इसके बारे में हमको जानना है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को सामान्य बोलचाल की भाषा में अधिकार कहा जाता है। ठीक है, यही मैंने बताया कि राज्य द्वारा या सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ठीक है, अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अधिकार समाज द्वारा रक्षित वे सुविधाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना बहुमुखी विकास कर सकता है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपने सरकार से दावा होता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अधिकार वह होता है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसका सहायक होता है। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में भारत के संविधान में आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समाज अपने को आचरण व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं इसी को हम। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। अधिकार की विशिष्टताएं क्या है या अधिकार में विशेष क्या होता है, तो उसको जान लेते हैं कि अगर अधिकार नहीं होता, ठीक है, या अधिकार की खूबियां क्या हैं। तो सबसे पहली चीज कि अधिकार के द्वारा ही व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति संभव है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपके कुछ राइट्स मिले होंगे तभी आपका व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी दोनों तरीके से ग्रोथ होगा। कैसे होगा? जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज करिए कि सरकार ने जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दे दिया है। अब बच्चा अगर गरीब घर का भी रहेगा तो उसे भी 14 साल तक पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। अब ऐसे में अगर बच्चा जाएगा तो उसके बाद वो सीखेगा, कम से कम वह हर एक चीज को, कहीं जा रहा है टूर पर घूमने के लिए, कहाँ उसे उतरना है, कहाँ ठीक क्या करना है, अगर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा
तो वो नहीं समझ पाएगा ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका विकास यहाँ रुकेगा ना। तो इसलिए अगर वो पढ़ा रहेगा तो पढ़ लेगा, क्या लिखा है भाई, आजमगढ़, वाराणसी, ठीक है, फर्रुखाबाद, कानपुर, तो वो ऐसे पढ़ लेगा। तो कम से कम ये आपने देखा कि किसी व्यक्ति का विकास जो है वो कई तरीकों से होता है, अलग अलग पहलुओं में होता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, अगर आपको स्वतंत्र कर दिया जाए और आपको हर एक, ठीक है, सुविधा मिलने लगे, कहीं से किसी से कोई भी कोई रोक टोक ना हो, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो है आप अपने आप को ज़्यादा जो है डेवलप कर पाएंगे। अब जैसे एक बात और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता तो आपको मिलती ही है, लेकिन आपको स्वतंत्रता वहीं तक मिलती है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो। अर्थात आप कहीं भी, अगर किसी के घर पे कोई फंक्शन है, या आप सपोज करिए आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं और कोई व्यक्ति वहाँ डीजे बजा रहा है और वो इसलिए बजा रहा है जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो कानून इसकी सुविधा उसको नहीं देता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप डीजे बजा सकते हैं, ऐसा जो है छूट संविधान नहीं देता है। वो कहता है कि अगर अगला व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है तो आप अपना डीजे बंद कर दीजिए, अगर आप अपना डीजे बंद नहीं करते हैं तो पुलिस इसको जब्त कर लेगी तुरंत, ये ध्यान रखिएगा। आइए दूसरा क्या भाई, कि अधिकार जो है ये सामाजिक दशाएं हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कंडीशंस का मतलब जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है ना, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो चुनाव लड़ने का मतलब हम इसको बोलते हैं राजनीतिक अधिकार, है ना, सामाजिक अधिकार, ये सारे अधिकार होते हैं, उसके कंडीशंस है, ठीक है। अगला है अधिकारों को समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें लागू करता है तथा उनकी रक्षा करता है। मैंने पहले कहा अधिकार जो होता है यह समाज इसको स्वीकार करता है कि इनको ये राइट्स मिला हुआ है, पढ़ने का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए यह पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है अब राज्य क्या करेगा, इनको लागू कर देगा और उनकी रक्षा करेगा। अर्थात आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भी बनाए गए हैं, जिसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो इसमें यही कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके गार्जियन, मतलब उनके अभिभावक, उनको शिक्षा सुलभ कराएं, मतलब स्कूल भेजें, सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, अर्थात उनको निःशुल्क में शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगला है भैया अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। सही बात है कि अगर आपके पास राइट्स ही नहीं रहेगा, किसी काम को करने का अधिकार ही नहीं रहेगा, तो ठीक है, निश्चित रूप से व्यक्ति का डेवलप नहीं हो सकता है। तो इसलिए यही है कि इसके विकास के लिए ये क्या है, आवश्यक तत्व है अधिकार, क्योंकि अधिकार का होना जरूरी है। नेक्स्ट में आइए, लोकतंत्र में अधिकार की क्या आवश्यकता है। अब आप सोचिए कि लोकतंत्र में, जनता के शासन में अधिकार की क्या आवश्यकता है। अधिकार की आवश्यकता है क्योंकि हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से मेंटेन करने के लिए उस हर व्यक्ति को अधिकार, ठीक है, दिए जाते हैं। अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो हर व्यक्ति जो है अपने अधिकारों से अधिक अधिकार का प्रयोग करने का प्रयास करेगा, जिससे सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और जब बिगड़ जाएगा तो इस कंडीशन में लोकतंत्र में कहीं भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, अर्थात जनता के लिए ही जनता का शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। चुनाव वो लड़ता है और वह जो है अपने प्रतिनिधि को चुनता है। नेक्स्ट में राजनीतिक पार्टी बनाने का उसको अधिकार रहता है, उसको राजनीतिक पार्टी बनाने का मतलब कोई भी पार्टी बना करके वो चुनाव लड़ सकता है, 10 लोगों को चुनाव लड़ा सकता है। नेक्स्ट में स्वतंत्रता का होना आवश्यक है, ठीक है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक विशेष भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यक की रक्षा करते हैं। कहने का मतलब, अगर बहुसंख्यक का मतलब क्या है कि जो जाति या जो समुदाय बहुत संख्या में रहेंगी और कुछ जाति या समुदाय कम संख्या में रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में अगर बहुसंख्यक वाले चाहेंगे तो उसको दबा देंगे कि भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, यह हम लोगों का काम है, इस काम को सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास राइट्स रहेगा तो निश्चित रूप से जो है वो कहेगा नहीं, ये हमारा भी कर्म है और संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, ठीक है। तो इसके दमन से इसकी रक्षा करता है। इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मनमानी न कर सके, मतलब
किसी गरीब को न सता सके, किसी को दबा न सके, इसलिए अधिकार का होना लोकतंत्र में जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग भारतीय संविधान में अधिकार। अब देखिए भारतीय संविधान में जो अधिकार है, यहां से आपको पढ़ना है कि नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। कौन कहता है? भारत का संविधान कहता है। और न्याय तब दिलाएगा कि जब उसके लिए वह कुछ राइट्स निर्धारित करेगा। इसलिए भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों के लिए 7 प्रकार की पहले, ठीक है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन हुआ क्या? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अनिवार्य अर्जन को निश्चित कर दिया गया और प्रेजेंट टाइम में आपको 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर यह बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले ठीक है हम लोग ये जानेंगे कि जो 6 मूल अधिकार हैं वह कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा मैं आपको संविधान के बारे में भी बताता हूं और उस पर आप बहुत, ठीक है, अमल करिएगा। देखिए सबसे पहली चीज कि जो भारत का संविधान है जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है वो किस भाग में है? तो भाग 3 में है। भाग जो है 3 में है। भाग 3 में क्या है भैया? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अब अगर ये कहा जाए कि ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। कब तक दिया गया भैया? 12 से 35 तक दिया गया है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार का मूल अधिकार दिया गया है। कौन कौन सा है भाई? पहले हम यहीं पर आपको हिंट कर देते, फिर एक करके विस्तार करेंगे। तो पहला आपका है समता का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा भाई? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है भाई? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब आपका चौथा कौन सा है भाई? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पांचवा कौन सा आपका है? तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है भाई? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, और छठवां कौन सा आपका है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये आपको 6 प्रकार का चीज है। इसमें क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया है, तो आप कहिएगा भाग 3 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा जो आपका है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में है।
और चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल जो है 25 से 28 तक है। और उसके बाद आपका आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर के 30 में है। और उसके बाद लास्ट में आपका आता है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। बीच में आर्टिकल जो 31 है, इस आर्टिकल 31 को निश्चित कर दिया गया है। अब इसे जो है संविधान के विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया है। तो अब यहां ध्यान रखिएगा, जो यहां पहला समानता का अधिकार दिया गया है, पहले हम इसको जान लेते हैं। तो पहले आप हमारी भाषा में सुनिए इसको, कि समानता का मतलब क्या होता है। इक्वलिटी, है ना, कि सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाए, सब लोग समान रहेंगे। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है कि सभी लोगों को विधि के समक्ष समान अधिकार रहेगा। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, सभी लोगों को विधि के समक्ष समान अधिकार रहेगा। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में एक समान रहेगा। अब वो चाहे व्यक्ति छोटा हो, चाहे व्यक्ति मजदूर हो, चाहे व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि कानून की दृष्टि में सभी को समानता रहेगी, अर्थात कानून सबके लिए बराबर रहेगा। ये है आपकी आर्टिकल 14। 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि आप ये कहिए अगर कि हम सबसे बड़े धर्म के हैं, कुछ हमें छूट मिलनी चाहिए, तो संविधान कहता नहीं भाई, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, इस मामले में संविधान आपको कोई भी छूट नहीं देगा और आपका अधिकार आपको कोई छूट नहीं देगा। क्योंकि अगर आपको छूट मिलेगी तो निश्चित रूप से जो है तब लोकतंत्र में जो है क्या होगा, जनता का हनन होगा, जिसके पास ये अधिकार जो है नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखेगा, इसलिए किसी का कोई इसमें रोल नहीं है। तो क्या है भाई इसमें, तो ध्यान रखेगा, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म आप समझ गए, जाति समझ गए, ठीक है। लिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए कि स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां पर गौर करिएगा। आर्टिकल 16 क्या है भाई, 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के अवसर पर सभी विषय के लिए अवसर की समानता रहेगी। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग आगे चल करके बीए कर लेते हैं, कुछ लोग बीएससी कर लेते हैं, कुछ लोग ठीक है बीटेक कर लेते हैं। तो जब भी किसी भी लोक के महत्व के अवसर पर कोई भी अगर उपलब्धि उपलब्ध कराई जाएगी या किसी भी विषय के लिए कोई वैकेंसी निकाली जाएगी तो सबके लिए वैकेंसी रहेगी। ऐसा नहीं है कि इनके लिए रहेगी उनके लिए नहीं रहेगी, ठीक ना। 17 क्या है भाई, 17 सबसे खतरनाक है, जिसको आपको जानना है और आपको डिटेल सुनना है। 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहां पर, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो सबसे बड़ी बात यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो अस्पृश्यता का अंत है, इसका भारतीय संविधान में कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इनका तात्पर्य बताया गया है कि इनका तात्पर्य उन सामाजिक कुरीतियों से है जो भारत में वर्षों से चली आ रही हैं, जैसे जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत या तो 500 रुपए का जुर्माना लग जाएगा और नहीं तो 6 माह की जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 17 आपका। 18 में क्या है भाई, 18 कहता है उपाधियों का अंत करता है। 18 क्या है, उपाधियों का अंत करता है। अब आइए एक सरसरी निगाह से इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, समानता का अर्थ क्या है भाई, कि सभी व्यक्तियों का स्तर समान हो, सभी इक्वल हो तथा सबको समान रूप से वेतन मिले, ठीक है। अर्थात सभी की आय एक जैसी हो, समाज में ऊंच नीच, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर इत्यादि को समाप्त कर दिया जाए और सभी के पास समानता की स्थापना होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पद चाहे जो भी हो, चाहे वो कानून सबके रूप से क्या होगा, समान रूप से। मैंने बताया कि आर्टिकल 14 में जो है कहा गया है कि सभी के लिए विधि के समक्ष समान अधिकार रहेगा। तो कानून की दृष्टि में सब लोग क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो वही कहा गया है कि कानून समान रूप से सबके ऊपर लागू होगा। अगर देखिए प्रधानमंत्री हो या किसी ग्रामीण क्षेत्र का कोई खेतिहर मजदूर हो, सभी पर कानून लागू होता है, अर्थात समान रूप से लागू होता है। तो जो मैंने बताया वो आपके सामने यहाँ पर मिल गया।
ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ छुआछूत के रूप दिया गया है, ठीक है, तो इस पे आपको गौर करना है कि 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध अभी तक बरकरार हुआ छुआछूत व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी थी। तो ध्यान रखेगा, इस साईनाथ ने क्या किया था, इन्होंने एक लेखमाला लिखी थी और उसके बाद जो है उसमें क्या था, उसमें ऐसा कुछ दिया गया था कि भैया क्या होता है छुआछूत में, कि चाय की दुकानों पर, ठीक है, दो प्रकार के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए और दूसरा बाकी लोगों के लिए। कहने का मतलब कोई अछूत अगर आ रहा है तो उसको उसमें दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि बीच में भी ये परंपरा रही थी, जैसे जो लोग सामान्य वर्ग में थे या ओबीसी में थे, तो जब ओबीसी वाले थे तो उनके यहाँ अगर कुछ मजदूर या मिस्त्री काम करते थे तो वह उनका गिलास अलग रख देते थे। भैया ये किसका गिलास है, ये दलित वालों का गिलास है, तो ये किसकी थाली है, दलित वालों की है, तो आएंगे तो इसमें खाएंगे, इसमें पानी पिएंगे, बाकी हम उसका यूज नहीं करते थे। तो पहले ऐसी भावनाओं का, ठीक है, सिस्टम था, ठीक है, आज भी जगह जगह जो है, ठीक है, ये देखने को मिलता है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान इसकी परमिशन नहीं देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के गिलास का यूज होता है कि भाई सामान्य हो चाहे दलित हो, इस भेदभाव को दूर करने के लिए प्लास्टिक ही जो टाइप का गिलास होता है लोग उसको यूज करते हैं कि सब लोग एक ही में किए, सब इसी थाली में खाएंगे, सब इसी में ठीक करेंगे। इससे क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा और समानता का भाव बना रहेगा। दूसरी चीज, हजाम जो था वो जो है दलितों का बाल नहीं काटता था। आप सोचिए उस समय जो है दलित बेचारे कैसे रहे होंगे, है ना, उनके बाल नहीं कटते रहे होंगे, उनकी दाढ़ी नहीं बनती रही होगी, तो ऐसे कंडीशन में वो बेचारे अपना धीरे धीरे सीखे होंगे, है ना, काटना ओढ़ना, तब नहीं पता लगा कि साला बाल बढ़ करके बहुत लंबा चौड़ा हो गया। आइए इसमें दूसरा है, दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता था। भैया तुम दलित हो, एक साइड में बैठ जाओ, ठीक ना, इधर मत आना नहीं तो हम अछूत हो जाएंगे। ये सिस्टम पहले लागू था। और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता था कि अरे भैया इसमें पानी मत पीना, ये तुम्हारा मग्गा इधर रखा हुआ है। जिसने संविधान को लिखा है या जिसे संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब ये पढ़ते थे तो इनके लिए भी यही व्यवस्था थी कि जब ये पानी पीने जाते थे तो लोग कहते थे कि ये भाई देखो तुम अपना या तो जग अलग से लेके आया करो और नहीं तो तुम अपना घर से बोतल लेके आया करो, इस सामान्य बोतल से तुम पानी मत पिया करो क्योंकि तुम क्या हो, अछूत हो, ठीक ने। और उसी भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, एक संविधान की रचना की जो देश में जो है सबके अधिकारों की रक्षा करता है। तो अब आइए, दलित दूल्हों को बारात में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि भाई घोड़ी पे अगर चढ़ेंगे तो हमारे बराबर हो जाएंगे, इसलिए उनको घोड़ी पर चढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट में आइए, देखिए समानता की विशेषताएं क्या है भाई, उस पर गौर करिएगा। समानता की विशेषताओं में सबसे खास बात यह है कि प्रगति के समान अवसर मिलते हैं, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का चांस मिलता है। कहने का मतलब अगर समानता का अवसर रहेगा, हर व्यक्ति जो गरीब है, दलित है, उसके पास, ठीक है, बढ़ने का अवसर नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा, अगर पढ़ेगा, अगर उसको पता रहेगा कि अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो उसके बाद हम भी इस रोजगार को पा सकते हैं, हम भी इस नौकरी को अचीव कर सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं अगर होती हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है हम आगे ले सकते हैं। तो उसका क्या होगा, वो व्यक्ति पढ़ेगा, समानता का भाव रहेगा, इक्वलिटी हर जगह रहेगी तो पढ़ेगा, नौकरी भी पाएगा और अपने समाज को कुछ इनकम देगा भी। अब आप कहेंगे कि समाज को इनकम कैसे देगा, अरे भाई सरकारी जॉब अगर एक आम आदमी करेगा तो क्या अपने सरकार को इनकम टैक्स नहीं देगा, वो भी देगा, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट आपका भैया, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। विशेष अधिकारों की इसमें अनुपस्थिति क्यों होती है, उसका रीजन होता है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को पर्टिकुलर विशेष जो है कि अधिकार प्रदान कर दिए जाएं कि भैया ये जो है कि उच्च कास्ट वाले हैं इनको जो है कि विशेष अधिकार दिया जाए, ये छोटी कास्ट वाले हैं इनको कम कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, इससे भेदभाव होगा, इक्वलिटी नहीं रहेगी। यही चीज जो है इसकी विशेषता होती समानता की, कि समानता जहां रहती है वहां ये सब क्या होते हैं, इन अधिकारों की अनुपस्थिति हो जाती है, अर्थात यह अधिकार देखने को नहीं मिलते हैं।
अगला है भैया आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। कहने का मतलब जब व्यक्ति को इक्वलिटी का अधिकार रहेगा तो कहीं ना कहीं से ठीक है मौलिक अधिकार जो आपका होता है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होता है, और जब सर्वांगीण विकास के लिए होता है तो निश्चित रूप से आप जान सकते हैं कि जो उसकी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वह पूरा होती रहेंगी। ठीक है, तो यह भी इसकी एक विशेषता है। अगला है सभी के साथ समान व्यवहार। हर कोई व्यक्ति चाहे ऊंचा हो चाहे गरीब हो, ऊंच नीच हो, ठीक कोई भी हो, सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार करना पड़ता है, यही समानता की विशेषता है। छुआछूत एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को बना करके ये कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे 6 माह की कारावास या 500 रुपए का अर्थदंड देना होगा। तो ऐसे में ठीक है इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम रख दिया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है, आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने क्या पढ़ा है? समता का अधिकार पढ़ा था। तो आइए हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ते हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। ये 19 से जो 22 तक है इस पर गौर करिएगा। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि भारत में ठीक है लोग जो स्वतंत्र हैं उस ही 19वें अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 6 प्रकार की, जो आपके सामने यहां देखने को मिल सकता है। लेकिन इस स्वतंत्रता को अगर आप चाहें कि 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी है तो एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई? बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। बस व्यापार किया। अब यहां एक बात ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया, अभी देखिए ये आपकी 6 चीजें इसमें समाहित हो जाएंगी। आप अगर अपने एग्जाम में भी लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, बस यहां ध्यान रखिएगा। जो आर्टिकल 19 है इसके तहत जो है व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी है? पहला देखिए लिखा है बो का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, जिसे हम लोग संवैधानिक लैंग्वेज में कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। यहां क्या लिखा गया है? अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। तो एक क्वेश्चन देखिए आपका हो गया। तो चाहे आप बोलिए बोलने की स्वतंत्रता, भारत में हर व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता होती है, अर्थात भारत में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा, बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 लोग शांति से बैठे हैं तो आप वहां जाकर के ऐसे करने लगिए कि भैया हमको बोलने का अधिकार है, संविधान दिया है। तो ऐसा अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए वहीं तक स्वतंत्र है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित न हो, अगला व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो, आप वहीं तक स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? स से है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, लास्ट में दिया शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो है यह किस में आता है? यह 19 में आता है और स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। अब यहां दिया संघ। संघ का मतलब क्या दिया है? देखिए यहां पर है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। यह किस में है? यह जो है आपको संघ बना सकते हैं, भारत में कोई पार्टी बना सकते हैं, कोई ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप भारत में कोई ऐसा संगठन नहीं बनाएंगे जिससे भारत की एकता और अखंडता को कोई खतरा महसूस हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी आप कोई भी उस तरह से पार्टी या संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे क्या दिया भैया? आया गया। सपोज करिए हम ही हैं, आपका घर है, बार बार वहीं आ रहे हैं वहीं जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हे यहां क्यों घूम रहे हैं? भाई जोश में आएंगे ही तो बोलेंगे ही। तो आया गया का मतलब क्या है? घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता या भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये छूट देता है। ठीक है ना, देखिए यहां पर। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बस का मतलब है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस जाइए। ठीक है, देश के किसी भी ठीक है भाग में आपको रहने और बसने की स्वतंत्रता है यहां पर। आगे है भैया व्यापार।
व्यापार देखिए, कोई भी जो है, ठीक है, काम करने की, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता यहाँ पर है। और देश में कहीं भी आने जाने की, जैसे ये भ्रमण वाला है ना, तो भ्रमण वाला देखिए आके यहाँ मिलता है, ठीक नहीं, तो ध्यान रखिएगा। ये 6 प्रकार स्वतंत्रता जो आपने देखा, ये कहीं से भी काटने लायक नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो कौन सी है, तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। तो पहली स्वतंत्रता क्या है भैया, बोलने की स्वतंत्रता, जिसे हम लोग संवैधानिक लैंग्वेज में कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, स है, तो सा का मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक, आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते हैं। संविधान में हड़ताल का उल्लेख नहीं है। ऐसा नहीं कि आप शांतिपूर्वक हड़ताल कर दीजिए, नहीं, हड़ताल का मत ही कि हड़ताल आप नहीं कर सकते हैं। अगर हड़ताल करेंगे तो पुलिस आंसू गैस छोड़कर आपको लाठी मारेगी, तब आप ये नहीं कर सकते कि हमारा मौलिक अधिकार है। आप ध्यान रखिएगा इसमें। उसके बाद बोस हो गया, फिर बोस संघ, संघ का मतलब भारत में आप कोई भी संघ या संगठन बना सकते हैं, बस उससे भारत की एकता और अखंडता को कोई खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। तो ठीक, अब उसका फिर क्या है भैया, आया गया। आया गया का मतलब भारत में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ये भारत का संविधान आपको छोड़ देता है। उसके बाद भैया बस है, बस तो भारत में आप कहीं भी रहिए, कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में इसके लिए आपत्ति थी जब जम्मू कश्मीर का संविधान था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म कर दिया गया है, अब उसे भारत का संविधान ही फॉलो करना होता है, तो इसलिए हम जम्मू कश्मीर में भी जाकर के अपना अस्थायी निवास बना सकते हैं। व्यापार करने स्वतंत्रता, तो भारत में अपनी जीविका को चलाने के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, तो वही आपका है वित्त जीविका एवं व्यापार स्वतंत्रता, अर्थात जो है भारत में किसी भी व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, तो ये हमें उम्मीद है कि आपको यहां समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखिए, शोषण के खिलाफ अधिकार, ये आपका तीसरा मौलिक अधिकार है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के खिलाफ अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है बेटा, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 और 24 में। आइए हम इसको पहले आपको समझा देते हैं कि शोषण देखिए कई तरह का होता है, ठीक है, लेकिन जो शोषण आपको पढ़ना है उस शोषण का नाम है बेगारी। क्या नाम है बेटा, बेगारी। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 23 में आपको उस शोषण को पढ़ना है जो बेगारी से लगा हुआ है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, आर्टिकल 23 में कहा गया है, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवा सकते हैं। बेगारी क्या होता है बेटा, बेगारी होता है कि किसी व्यक्ति से काम करवा करके उसे पैसे न देना, उसे हम क्या कहते हैं, बेगारी कहते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 ये प्रावधान करता है कि आप किसी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवा सकते हैं। अगर आप बेगारी करवाते हैं तो यह एक कानूनी अपराध है, और जो अपराध है तो आप ठीक है अपराध के दायरे में आ जाएंगे और उसके बाद न्यायालय आपको दंड देगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 24 भैया। 24 क्या है भाई, आर्टिकल 24 में प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता है। क्यों नहीं करवाया जा सकता है, तो उस पर गौर करिएगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो कोमल होता है। ठीक है, अगर उसे किसी भी रेस्टोरेंट में, होटल में आप उससे बर्तन साफ करवाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब कार्रवाई कैसे होगी, थोड़ा सा ठीक है मैं आपको बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरा कार्य करवाते हैं तो आप अपराध करते हैं, और इस अपराध का दंड क्या है उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बाल श्रम अधिनियम 2016, ये क्या है बेटा, बाल श्रम अधिनियम 2016। ये क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से आप होटल में बर्तन मजवाते हैं या किसी कारखाने में किसी व्यक्ति से, ठीक किसी बच्चे से कोई ऐसा काम करवाते हैं जिससे उसकी जिंदगी को खतरा है, तो निश्चित रूप से जोखिम भरा कार्य है, तो आपको 6 माह से लेकर
2 साल तक की कैद हो सकती है। अब आप सोच लीजिए कि अगर किसी के पास रेस्टोरेंट है, होटल है, तो वह छोटे बच्चों से बर्तन नहीं साफ करवाएगा जो 14 साल से कम है। अगर करवाता है तो यहाँ पर क्या है, बाल श्रम अधिनियम 2016 के तहत उस व्यक्ति को जो कार्य करवा रहा है उसे 6 माह से लेकर 2 साल तक के लिए जेल में बंद किया जा सकता है, या फिर उसे 20 से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना हजार भैया? तो 20 से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखेगा, उसके बाद अगर ये व्यक्ति अपराध को दोहरा देता है, अगर ये व्यक्ति अपराध को दोहरा देता है तो इस पर ध्यान रखेगा, तो उसके बाद उसे 1 से लेकर के 3 साल तक सिर्फ बंद कर दिया जाएगा। अब 3 साल तक अगर जेल में रहेगा तो निश्चित रूप से अपराधी जो है प्रवृत्ति वो खत्म हो जाएगी, या सोचेगा कि अब किसी से काम नहीं करवाएंगे, ऐसे हम अगर काम करवाएंगे तो फिर 3 साल के लिए बंद हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट में आते हैं। ये देखिए हो गया, ध्यान रखिएगा, हमारे देश में सभी के समान अधिकार मिले हैं। यदि कोई व्यक्ति इनको अनदेखा करके अपने से नीचे वर्ग या किसी प्रकार के व्यक्ति का शोषण करता है तो दंड का भागी होगा। सही बात है, अगर आप किसी से, ठीक है, शोषण करवाते हैं, काम करवा के उसको पैसा नहीं देते हैं तो क्या हो गए, आप दंड के भागी होंगे। यहां ध्यान रखिएगा, संविधान में विशेष रूप से 3 बुराइयों का वर्णन किया गया है और इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। पहला क्या भैया, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। कहने का मतलब संविधान जो है ये मनुष्य जाति के अवैध व्यापार, आप मनुष्यों को यहां वहां जो है बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, अवैध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि व्यापार जो है किसका होता है, वस्तुओं का होता है, जो है इंसानों का व्यापार नहीं होता है। इंसानों के व्यापार पर संविधान रोक लगाता है। दूसरा भैया, हमारा संविधान किसी प्रकार के बेगार या जबरन काम लेने पर निषेध करता है। मैंने कहा था ना, बेगार शब्द यहाँ देखिए आया, बेगार या बेगारी, ठीक ना, तो बेगारी का मतलब होता है कि हमारा संविधान इस पर रोक लगाता है कि आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, और बेगारी का मतलब होता है कि काम करवा के पैसा नहीं देना। ठीक है बेटा। तीसरा है, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। तो मैंने कहा कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनसे आप जोखिम भरा कार्य नहीं करवा सकते हैं, उनसे आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट में आगे बढ़िए। अब आ गया बेटा आपका चौथा मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग इसको जानेंगे, ये किस आर्टिकल में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। क्या है भैया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस पे गौर करिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज हम जो आपको बता रहे हैं आप उस पर गौर करिए, आप पीपीटी पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, आर्टिकल 25 में एक कहा गया है कि आप भारत में किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो भी निवास कर रहा है, भारत का संविधान की आर्टिकल, ठीक, 25 उसको ये छूट देता है कि वह किसी भी प्रकार की कोई भी जो है किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में आपका है, इसी अनुच्छेद के तहत अगर देखा जाए तो जो सिख समुदाय होता है वह अपनी कृपाण धारण करता है, तलवार जो छोटी वाली होती है उसको टांगे रहता है और वो कहीं भी लेकर जा सकता है। तो यह आर्टिकल 25 उसे छूट देता है कि जो सिख लोग हैं वह कृपाण धारण कर सकते हैं, और जो अन्य धर्म के लोग हैं क्या वह भी कोई भी चाकू लेकर के कहीं आ जा सकते हैं। बहुत ध्यान से बताइएगा, संविधान सभी धर्मों को छूट नहीं देता है, यहां सिर्फ सिख लोगों को, ठीक है, छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि सिख गुरुओं ने कहा था कि असली सिख वही है जो 5 वस्तुएं हमेशा अपने पास रखेगा, केस, कड़ा, कक्षा, कृपाण और कंघा। ये जो 5 वस्तुएं अपने पास रखेगा वही असली सिख है। इसलिए सिख गुरुओं की इस बात को संविधान ने फॉलो किया और उसके बाद उनके लिए व्यवस्था कर दी गई। काश हम लोगों के, ठीक है, गुरुओं ने भी ये कहा होता कि भैया अपनी सुरक्षा के लिए हम एक पिस्टल रख सकते हैं या हम एक चाकू रख सकते हैं, तो हम भी पिस्टल लेकर के आराम से चलते और उसको जो है या फिर एक चाकू लेकर आराम से चलते अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे सिख लोग जो है एक कृपाण रखे रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हम आप एक मुरचाहवा चाकू भी कहीं लेकर आना, ठीक है, कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन सिख लोग कृपाण लेके आ जा सकते हैं। इसकी छूट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 25 में है। अब आते 26 में भैया।
26 में क्या है? आर्टिकल 26 में धार्मिक प्रबंधन, आप किसी भी धर्म का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहीं भी उसके लिए संगोष्ठी, कोई भी ठीक आयोजन कुछ भी करवा सकते हैं। भारत में कहीं भी कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आर्टिकल 27 पे आता है बेटा। 27 में क्या है? किसी धर्म की विशेष उन्नति के लिए आप कर देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते हैं। 27 में कहा गया है कि किसी भी धर्म की उन्नति के लिए आप किसी व्यक्ति को कर देने से बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि अगर कहीं दुर्गा पूजा लगा हुआ है, कहीं जो है रामलीला लगा हुआ है, कहीं मेला लगने वाला है, तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि वहाँ के कुछ व्यक्ति इकट्ठा होकर के और एक रसरी पगाहा लेकर के रोड पे खड़े हो जाएंगे, और जो भी गाड़ी वाले आते हैं उनसे रोका कर, भैया ठीक ना, रुकिए रुकिए, इनके नाम से 200 रुपये चलान, ठीक है, चंदा काट दीजिए, और इनके, ठीक है, मतलब सबके जो है नाम से काटते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है? इनलीगल है। ठीक है, कहीं भी अगर आपको कोई जबरदस्ती परेशान करता है तो आप क्या करेंगे? तुरंत पुलिस को कॉल करेंगे और पुलिस आएगी और उनका रसरा पगाहा लेके चली जाएगी, क्योंकि यह क्या है? इनलीगल है। ठीक है, रामलीला आप कर रहे हैं, चंदा जो है रोड वाले नहीं देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 28 में क्या है भैया? 28 में क्या है? तो 28 में जो है ये कहा गया है, किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में, किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में किसी धर्म से विशेष संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, ये कहा गया है किसी भी राजकीय शिक्षण संस्थान में किसी धर्म विशेष से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब किसी सरकारी स्कूल में कोई धर्म विशेष से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह आपको धार्मिक, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 28 में प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप विश्व के अधिकांश राज्यों में व्यक्ति को कोई भी धर्म को मानने, धर्म का प्रचार करने, धर्म को धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का अर्थ किसी एक धर्म के पक्ष लेना या उससे विशेषाधिकारों को भी नहीं देना है। कहने का मतलब धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष बेटा हो, या इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष कहिए या कहिए पंथ निरपेक्ष, दोनों का मतलब यही होता है कि किसी धर्म को, ठीक है, बढ़ावा नहीं देना, अर्थात सभी धर्म को समान रूप से स्वीकार करना। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी का कोई धर्म नहीं है। जैसे हमारा संविधान कहता है हम क्या हैं? धर्मनिरपेक्ष हैं। तो इसका मतलब जो है कि हम जो है, ठीक है, किसी धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे लिए सभी धर्म क्या है? इक्वल है, समान है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि सांस्कृतिक, ठीक है, और शैक्षिक अधिकार, ये बेटा आपका 5वां अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार है? 5वां मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 29 से 30 तक। ठीक है, 29 से 30 तक। ध्यान रखिएगा, पहले ये 29 से 31 तक था, लेकिन जब से जो है ये निकाल दिया गया, जब निकाल दिया गया है तो तब से इस पे जो है आप ये मान सकते हैं कि जो है 31 में जो था मौलिक अधिकार, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते थे, जब से इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, तब से इसकी आर्टिकल 29 से 30 हो गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए दिया है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत नागरिकों को, अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान में अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। तो यह एक बात ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर क्या दिया गया है? आर्टिकल 29। मैं बताता हूं आर्टिकल 29 में क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, भारत में किसी भी व्यक्ति को कहीं पर रहने की, ठीक है, उसे अपने भाषा लिपि को बनाए रखने की, ठीक, ये छूट देता है। मतलब भारत में कहीं भी निवास करने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, उनके भाषा एवं लिपि को बनाए रखने की गारंटी देता है। कौन? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 से कहता है कि भारत के किसी भी कोने में आप रहिए,
जिस लैंग्वेज का आप यूज करते हैं उसको यूज करिए, उसको बरकरार रखिए। अगर आप वहां डेवलप करना चाहते हैं तो उसको डेवलप करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। 30 में क्या है भाई? 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, 30 में कहा गया है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, यह अगर चाहे तो यह शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं। मतलब इन्हें स्कूल खोलने की छूट प्रदान करता है कौन सा? आर्टिकल 30। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने स्कूल को खोलेंगे तो अपने कल्चर को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अधिकार देता है। कौन देता है? आर्टिकल 29 देता है। नेक्स्ट में, सरकार द्वारा संचालित या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट में है, अनुच्छेद 30 में माना गया है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का पूरा उनको अधिकार है। जो मैंने बताया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वह कहीं भी अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आएंगे, हम ये अधिकार कैसे, ठीक है, हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा संविधान हमको प्रोवाइड करता है और हमको उसी पर से जानना है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं। इसी के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा छठवां, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, देखिए इसी को आप कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कह सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन है आर्टिकल 32 में। यहां ध्यान रखिएगा, यहां दिया गया कि हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात बेटा यहां पर यह है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछे, अगर कोई मुझसे पूछे कि संविधान की वह कौन सी आर्टिकल है जिसके बिना संविधान निर्जीव हो जाता है, तो मैं आर्टिकल 32 को छोड़कर किसी अन्य तरफ संकेत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह संविधान के हृदय एवं आत्मा है। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह संविधान के हृदय एवं आत्मा है। तो इन्होंने क्या कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन्होंने दिया है। मतलब इन्होंने कहा है कि बिना उपचार के अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर भारतीय संविधान में इसका उपचार नहीं दिया रहेगा तो हम किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हमें ये राइट्स मिलेगा, हमें वो राइट्स मिलेगा। वही चीज है कि हमें ये राइट्स कैसे मिल सकते हैं। तो इन्होंने कहा है, ठीक है, कि ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है, जिसके द्वारा हमें मिल सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? हृदय एवं आत्मा कहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा निर्णय से ऊपर है। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और उनके, ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसे अनेक द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों का, ठीक है, और निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं। सपोज करिए ये जो लिखा गया, ठीक है, इसमें कि सरकार की कोई नीति अगर ऐसी है जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए हमें संविधान में आर्टिकल 32 के तहत ही कुछ याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया है। अब वो कौन कौन सी याचिका है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले उस याचिका को अगर हमें दाखिल करना है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस आर्टिकल तहत? आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, इसमें जो है, जो आपकी रिट है, वो आपकी कौन कौन सी रिट है, तो मैं आपको कुछ हिंट कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, क्या है? हैबियस कॉर्पस, तो जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? ठीक है, परमादेश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैंडमस। ठीक है, तीसरा क्या है भाई? सरसियोरी, जिसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण।
चौथा क्या है भाई, ठीक ना। तो चौथा आपका है प्रोहिबिशन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिषेध। और पांचवी रीड क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा, जिसका नाम है अंग्रेजी में क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की बेटा रीड दी गई है, जिसके द्वारा हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने अधिकारों को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस पे गौर करिएगा। देखिए, सन 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है, और न्यायपालिका की ओर से आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका की ओर से भी क्या होते हैं, ये आयोग जो है स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकार की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे सभी संधियां और अंतरराष्ट्रीय घोषणाएं हैं जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान रखिएगा, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेटा, अंतरराष्ट्रीय समझ रहे हैं, जैसे जब कई देशों के बीच कोई समझौता होता है तो हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ शर्तों या कंडीशन को मानने के लिए विवश रहता है। जैसे ठीक है, अगर हम जो है ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ की कमी है, तो क्या आप इस चीज़ को हमें आदान प्रदान कर सकते हैं? तो वही हम लोग आयात निर्यात करते हैं कि भाई हमारे पास इस चीज़ कमी है, हम इनसे मंगा लेंगे। हमें कुछ हथियार मंगाना है, कुछ हथियार खरीदना है, तो किसी देश से खरीद लेंगे हम। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ अधिक हो रहा है, तो अगर उनको जरूरत है तो हम उनको दे देंगे, है ना भाई। बेचना तो कहीं है ही है, फोकट में तो देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यही चीज होती है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, यह जो है सरकार से स्वतंत्र होता है। बस ये ध्यान रखना है कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अब उसके बाद इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक जो है वो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। कहने का मतलब, अगर किसी का उल्लंघन होता है तो वह जो है इस मानवाधिकार के एड्रेस पर क्या कर सकता है, वह अपने शिकायत को भेज सकता है। पहला क्या है भैया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, GPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली। ठीक है, और आयोग के पास अर्जी भेजने का ना तो कोई फीस है और ना ही कोई फार्म है और ना ही कोई तय तरीका है। तो ध्यान रखेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह ही 28 राज्यों में 10 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू ये ध्यान रखेगा। कहने का मतलब, ये जो 28 ठीक है राज्य हैं, इनमें सभी लोगों को ठीक है क्या है कि कोई भी कहीं से व्यक्ति कोई आकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार में GPO कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली में ठीक है आप अपना शिकायत भेज सकते हैं। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की। देश के 14 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत हैं। ठीक है, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये किसका काम है, सरकार काम है। और ये किस में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। तो बेटा एक बात मैं बता रहा हूं, बहुत गौर सुनिएगा। जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, यह जो है सभी व्यक्तियों के लिए ठीक आवश्यक है। और इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार शिक्षा निःशुल्क में उपलब्ध कराएगी। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 21 में है और 21A में। ध्यान रखेगा, इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 21A में है। तो बेटा यहाँ एक बात ध्यान देना है आपको कि आर्टिकल 21A में जो शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, ये शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है ठीक है कब जोड़ा गया, तो संसद में 2009 में ठीक है ये अधिनियम जो है पारित हुआ। और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से ये जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखिए, लास्ट में आपका बचा है प्रतिज्ञा पत्र। कभी कभी होता है कि भाई प्रतिज्ञा पत्र क्या है, कैसे इसको हम जानेंगे, तो बहुत शॉर्ट में ठीक हमने आपको बताया है कि किसी व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र द्वारा नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करने के लिए कुछ वायदे किए जाते हैं, कुछ दस्तावेज होते हैं। उसी दस्तावेज पर जो है क्या होता है, ठीक हम इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं। तो भाई उस पर सब लोग साइन किए रहते हैं, हस्ताक्षर हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा पत्र। तो आज हम लोग नागरिक शास्त्र के इस जो है
5वें चैप्टर को समाप्त कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट में जो है ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, और ज्योग्राफी के शुरुआत में हम लोग का ठीक है पहला चैप्टर ठीक है वहीं से शुरू होगा। तो ये हम लोग का इतिहास और जो है संविधान जिसे हम लोग कहते हैं नागरिक शास्त्र का चैप्टर यहीं खत्म हुआ।